हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं बीए सेमेस्टर 6 के सब्जेक्ट कोड CC14 से एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट विषय 1905 की रूसी क्रांति, उसके कारण एवं प्रभाव को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। 1905 की रूसी क्रांति के कारण। पहला है सामाजिक विषमता। इस समय रूसी जनता में बहुत विषमता थी। रूसी समाज दो भागों में बटा हुआ था। पहला, अधिकार युक्त वर्ग। यह वर्ग विशेषाधिकार संपन्न था। इन लोगों को राज्य पे उच्च पद प्राप्त थे। ये करों से मुक्त थे। इस दल के अंतर्गत राज परिवार, सामंत तथा उच्च पदाधिकारी सम्मिलित थे। दूसरा था अधिकारहीन वर्ग। इस वर्ग के अंतर्गत किसान, मजदूर तथा दास थे। इनको राज्य में किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त न थे। उच्च वर्ग के लोग इनसे मनचाहा बेगार लेते थे। दिन भर घोर परिश्रम करने के बाद भी इन्हें भरपेट भोजन नहीं मिलता था। इस विषमता के कारण दोनों वर्गों में बीच शत्रुता थी। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है जार सम्राटों की निरंकुशता। रूस में जार सम्राटों का शासन था। वे अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि समझते थे। ये अपने कार्यों के लिए अपने को ईश्वर के प्रति ही उत्तरदायी समझते थे। जनता के प्रति अपना कोई उत्तरदायित्व नहीं समझते थे। इस समय जनता में जागृति आ गई थी। बहुत से नवयुवक विदेशों से शिक्षा प्राप्त करके आए थे। वे जार के दैवीय सिद्धांत को मानने के लिए तैयार न थे। तीसरा है अंधविश्वास। इस समय तक रूस एक पिछड़ा हुआ देश था। वह शिक्षा की कोई व्यवस्था न थी। इससे रूसी समाज में अंधविश्वास का बोलबाला था। ऐसे वातावरण में राजा तथा चर्च दोनों ही अपने को ईश्वर का प्रतिनिधि बतलाकर उस पर अत्याचार कर रहे थे। जरीना पर राष्ट्रपुतिन नामक एक कुविख्यात रहस्यवादी साधु का बहुत प्रभाव था। जार निकोलस द्वितीय भी इससे प्रभावित था। चौथा पॉइंट है नौकरशाही की प्रधानता। शासन के संचालन के लिए जार सम्राटों ने एक विशाल नौकरशाही नियुक्त की थी। ये लोग जार के चापलूस होते थे। इनकी नियुक्ति तथा पदोन्नति आदि उसकी इच्छा पर ही निर्भर करती थी। ये लोग हर समय राजा को प्रसन्न करने का प्रयत्न करते रहते थे। इनमें स्वतंत्र रूप से कार्य करने की कोई क्षमता नहीं थी। ये जार की मंत्रणा के अनुसार ही कार्य किया करते थे। पांचवा है अनेक जातियां। रूसी साम्राज्य में अनेक जातियां रहती थी। इनमें पोल, फिन तथा यहूदी लोग आदि प्रमुख थे। इन जातियों की भाषा, धर्म और परंपराएं भिन्न थी। इस समय इन जातियों में जागृति आ गई, अतः ये स्वतंत्र होने के लिए प्रयत्न करने लगी थी, परंतु जार सम्राट इनका रूसीकरण करना चाहता था। अगला पॉइंट है अल्पसंख्यकों पर अत्याचार। छठा पॉइंट, हम पीछे उल्लेख कर चुके हैं कि रूस में अनेक जातियां रहती थी। जार सम्राट इन पर घोर अत्याचार करता था। इन पर रूसी भाषा और चर्च की लादने का प्रयास किया गया। इनके रीति रिवाजों की अवहेलना की गई। सबसे अधिक अत्याचार यहूदियों पर किया गया और उसकी सामूहिक हत्याएं की गई। फलतः ये लोग भी राजा के विरोधी हो गए और क्रांतिकारियों के साथ मिल गए। सातवां पॉइंट है रूसी सेना की निर्बलता। इस समय तक रूसी सेना बहुत निर्बल हो गई थी। क्रीमिया तथा जापान के युद्धों में इसको भीषण पराजय उठानी पड़ी थी, परंतु आंतरिक विद्रोहों को यह कठोरतापूर्वक दबाती रही। इससे जनता सेना से भी नाराज हो गई थी। शक्तिशाली सेना के अभाव में निरंकुश जार का शासन अधिक दिनों तक चलना असंभव था। आठवां पॉइंट है अनेक दलों का अभ्युदय। इस समय तक रूस में जागृति अपनी चरम सीमा पर आरंभ हो गई थी। फलतः अनेक दलों का उदय हुआ। इन दलों में निहिलिस्ट, अराजकतावादी तथा सोशल डेमोक्रेटिक का नाम उल्लेखनीय है। यद्यपि इन दलों के सिद्धांत परस्पर विरोधी थे, परंतु उन सबका उद्देश्य था कि जार के शासन का अंत कर जनतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की जाए। नौवां पॉइंट हम देखेंगे रूसी जापानी युद्ध में रूस की पराजय। सन 1904-05 में रूसी जापानी युद्ध में रूस पराजित हो गया। इससे जनता में बहुत असंतोष हुआ। जनता अयोग्य जारों को हटाने के लिए प्रयत्न करने लगी। और इसका 10वां व अंतिम पॉइंट है जार निकोलस द्वितीय की नीति। अलेक्जेंडर तृतीय की मृत्यु के पश्चात 1894 में जार निकोलस द्वितीय रूस का जार बना। जनता यह आशा करती थी कि नया जार बढ़ते हुए असंतोष को दूर करने के लिए शासन में सुधार करेगा, परंतु उसने इसके विपरीत कार्य किया। उसने सिंहासन पर बैठने पर घोषित किया
कि मैं उसी प्रकाश निरंकुशता पूर्वक शासन करूंगा जिस प्रकार मेरे पूर्वज करते आए हैं। उसके समय में ही प्रतिक्रियावादी अधिकारियों की प्रधानता बनी रही। उसने प्रेस, पुस्तकालयों तथा विश्वविद्यालयों पर भी नियंत्रण लगा दिया। इससे सर्वत्र असंतोष की आग फैल गई। ये महत्वपूर्ण कारण हो गए रूसी क्रांति 1905 की। अब इनके प्रभाव का देखते हैं, रूसी क्रांति के प्रभाव। पहला है सुधारों की घोषणा। अराजकता से जार घबरा गया, इसने सुधारों की घोषणा की। प्रेस तथा यहूदियों को कुछ स्वतंत्रता दे दी। अगस्त 1905 में सुधार से संबंध में विचार विमर्श करने के लिए एक राष्ट्रीय सभा ड्यूमा को बुलाने के लिए भी आश्वासन दिया, परंतु जनता ने इस घोषणा पत्र की ओर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इसके अंतर्गत प्रतिनिधियों को कानून बनाने का अधिकार नहीं दिया गया था। संसद के अधिवेशन गुप्त रखे जाने की व्यवस्था की गई और मताधिकार सीमित रखने की व्यवस्था थी। अगला है पुनः असंतोष। इसके पश्चात देश में पुनः असंतोष फैल गया। देश में सर्वत्र पुनः आंदोलन प्रारंभ हो गया। कारखानों, रेलों, अस्पतालों और बिजली घरों में हड़तालें हो गई। वकीलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों ने भी हड़ताल कर दी। फलतः संपूर्ण देश में अव्यवस्था फैल गई। इससे जार घबरा उठा और 30 अक्टूबर 1905 को उसने घोषणा पत्र प्रकाशित किया। 30 अक्टूबर 1905 का घोषणा पत्र। जार अराजकता से घबरा गया। उसने पोबिदोनोस्टोव तथा अन्य प्रतिक्रियावादी पदाधिकारियों को पदच्युत कर दिया। उसने उदार विट का पुनः अपना प्रधानमंत्री बनाया। प्रस्तुत घोषणा पत्र की महत्वपूर्ण बातें निम्नलिखित थी। पहला, प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के पालन का अधिकार होगा। जनता को भाषण देने, लिखने तथा सभा करने का अधिकार दे दिया गया। तीसरा, मताधिकार व्यापक कर दिया गया। चौथा, प्रतिनिधि सभा ड्यूमा की स्थापना का आश्वासन दिया गया। पदाधिकारी वर्ग पर ड्यूमा का नियंत्रण रहेगा। पांचवा, फिनलैंड को स्वतंत्र कर दिया गया। 1905 के घोषणा पत्र द्वारा जार ने जनतंत्रात्मक सरकार स्थापित करने के लिए पहला कदम उठाया, परंतु इस प्रश्न पर कि शक्ति किसके हाथ में हो, नेताओं में मतभेद हो गए। इससे निकोलस द्वितीय ने लाभ उठाया। उसने घोषित किया कि संसद में जनता द्वारा चुना हुआ पहला भवन होगा। इसके अतिरिक्त संसद में साम्राज्य परिषद नामक एक दूसरा भवन होगा। इसकी नियुक्ति सम्राट द्वारा होगी। इसमें सम्राट अपने पक्षपाती प्रतिक्रियावादी व्यक्तियों को रखना चाहता था। यह आवश्यक था कि कोई कानून सम्राट की स्वीकृति के लिए उसी अवस्था में भेजा जाएगा जबकि साम्राज्य परिषद उसको स्वीकृत कर दे। इस प्रकार ड्यूमा प्रतिनिधि सभा होने के अधिकार से वंचित हो गई। 1906 में ऑर्गेनिक लॉ पास कर राजा को निषेधाधिकार भी प्रदान किया गया। इससे क्रांतिकारी नेताओं को बहुत क्रोध आया। उन्होंने जनता से निवेदन किया कि राजा को मत कर दो। मार्च 1906 में ड्यूमा के लिए निर्वाचन हुआ। इस निर्वाचन में वैधानिक प्रजातंत्रीय दल को बहुमत प्राप्त हुआ। यह पार्टी बोल्शेविक तथा मेंशेविक पार्टी की अपेक्षा नम्र थी। यदि 1905 में नेताओं ने मिलकर कार्य किया होता तो 1917 की क्रांति ना होती और राजा की तानाशाही आगे ना बढ़ती। अंत में विट ने त्यागपत्र दे दिया और उसके स्थान पर गोरमिकिन प्रधानमंत्री बनाया गया। इस प्रकार से हमारा यह विषय यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।